अजीम प्रेमजी, भारतीय बिजनेस में ये नाम जबरदस्त कामयाबी का दूसरा नाम है। लेकिन साथ ही ये एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास की कहानी भी है। चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। जरा सोचिए, साल 2000 में वो भारत के सबसे अमीर इंसान थे। आज आज वो इस लिस्ट में 17वें नंबर पर हैं। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या? मतलब इतनी बड़ी गिरावट, क्या ये कोई बहुत बड़ा बिजनेस फेलियर था या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही थी? तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं, क्योंकि पहली नजर में तो ये यकीनन एक गिरावट की ही कहानी लगती है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? देखिए, विप्रो की कहानी शुरू होती है 1945 में वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स नाम के कंपनी से। फिर 1966 में पिता के अचानक निधन के बाद सिर्फ 21 साल के अजीम प्रेमजी ने इसकी कमान संभाली और 1980 आते आते इसे एक आईटी जायंट में बदल दिया। पर यह बदलाव कोई आसान नहीं था। सोचिए जरा, एक कंपनी जो खाना पकाने का तेल बनाती थी, वो कोड और टेक्नोलॉजी की दुनिया में कैसे पहुंची? और उस नौजवान लीडर पर कितना जबरदस्त प्रेशर रहा होगा। सिर्फ 21 साल, बस इतनी सी उम्र थी जब अजीम प्रेमजी को अपनी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत लौटना पड़ा, अपने परिवार का बिजनेस संभालने के लिए। और यहां भारत में उनका स्वागत जानते हैं कैसे हुआ? तीखे सवालों से। कहते हैं कि कंपनी की एक मीटिंग में एक शेयर होल्डर ने तो सबके सामने कह दिया, ये 21 साल का लड़का बिजनेस के बारे में जानता ही क्या है, इसे तो इस्तीफा दे देना चाहिए। बस कहते हैं कि इसी बात ने उन्हें सफल होने के लिए और भी मजबूत बना दिया। और यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट, एक ऐसा स्ट्रैटेजिक फैसला जिसने ना सिर्फ विप्रो का बल्कि भारत के पूरे आईटी सेक्टर का नक्शा ही बदल कर रख दिया। हुआ यूं कि 1977 में कंप्यूटर की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी आईबीएम को भारत छोड़ के जाना पड़ा। अब उनके जाने से मार्केट में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया, एक वैक्यूम, जिसे प्रेमजी ने एक बहुत बड़े मौके की तरह देखा। उस वक्त हर बड़ा एक्सपर्ट, हर सलाहकार उन्हें कह रहा था कि कंप्यूटर हार्डवेयर पर फोकस करो, लेकिन प्रेमजी की नज़र वो कहीं और ही देख रही थी। वो समझ गए थे कि असली फ्यूचर हार्डवेयर में नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज में है और भारत इसका ग्लोबल हब बन सकता है। ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही रिस्की दांव था। और वो दांव काम कर गया। इस एक फैसले ने विप्रो को दुनिया भर में जबरदस्त कामयाबी दिलाई। और यही से ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है कि इतनी कामयाबी के बाद भी उनकी दौलत में वो गिरावट आखिर आई क्यों? इस सक्सेस का एक सबसे बेहतरीन उदाहरण देखना है तो वो है विप्रो जीई हेल्थकेयर जॉइंट वेंचर। 1990 में बना ये वेंचर भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन हब बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। और ये सिलसिला रुका नहीं है, आज भी जारी है। अभी 2024 में ही कंपनी ने अगले 5 सालों में भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और आरएनडी को बढ़ाने के लिए पूरे 8,000 करोड़ रुपए के जबरदस्त निवेश का ऐलान किया है। मतलब आज भारत में बने ये एडवांस्ड सीटी स्कैनर, एमआरआई मशीनें, ये सिर्फ भारत में इस्तेमाल नहीं हो रहे, इन्हें दुनिया के 70 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ये उनकी दूर की सोच की कामयाबी का जीता जागता सबूत है। और ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है। जैसा कि शुभा नागेश कहती हैं, स्थानीयकरण सिर्फ एक औद्योगिक रणनीति नहीं है, ये तो असल में किफायती हेल्थ केयर को हकीकत बनाने का सबसे ताकतवर जरिया है। तो चलिए अब वापस आते हैं अपने उस पहले सवाल पर। इतनी बड़ी सफलता के बाद भी रैंकिंग में वो गिरावट क्यों आई? इसका जवाब छिपा है 21 बिलियन डॉलर्स में। रुपयों में बताएं तो ये रकम है 2,25,000 करोड़ रुपए। जी हां, आपने सही सुना, ये वो रकम है जो अजीम प्रेमजी ने दान कर दी। तो अब समझ आया, अजीम प्रेमजी की अमीरों की लिस्ट में वो गिरावट कोई बिजनेस फेलियर नहीं थी, वो एक फैसला था, एक चॉइस। उन्होंने अपनी 21 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की संपत्ति समाज सेवा के लिए दान कर दी। उनकी गिरावट असल में उनकी महानता का सबसे बड़ा सबूत है। और उन्होंने एक रास्ता भी दिखाया। वो द गिविंग प्लेज पर साइन करने वाले पहले भारतीय बने। ये बिल गेट्स और वॉरेन बफे का एक ऐसा अभियान है जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों को अपनी ज्यादातर दौलत दान करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये कहानी सिर्फ दौलत कमाने की नहीं है, ये कहानी है उस विरासत की जो दौलत से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। ये कहानी है समाज पर पड़ने वाले असर की। साल 2001 में उन्होंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की शुरुआत की और इसका फोकस क्या है?
भारत का पब्लिक स्कूल सिस्टम। आज ये फाउंडेशन 7 राज्यों में 3.5 लाख से भी ज्यादा स्कूलों के साथ काम कर रहा है और इसकी प्रेरणा उन्हें अपनी मां से मिली, जो खुद एक डॉक्टर थी और गरीब बच्चों का मुफ्त में इलाज करती थी। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि जिसे दुनिया ने शिखर से गिरना समझा, वो असल में इंसानियत के एक और भी ऊंचे शिखर पर चढ़ना था। शायद हम सभी को यह सोचने की जरूरत है कि हम कामयाबी को सच में मापते कैसे हैं।